हेलो दोस्तों। सोचो आपने अपने बैकएंड सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विस में ब्रेक कर दिए, जैसे यूजर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। अब क्लाइंट को कैसे पता लगता है कि उसको कौन सी सर्विस पे हिट करना है? और अगर मान लो क्लाइंट के पास सारी सर्विस का आईपी एड्रेस हो भी, लेकिन फिर भी हाँ, हमें हर एक सर्विस लेवल पे जो बेसिक चीज़ें होती है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जैसे रेट लिमिटिंग है, ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन वगैरह। यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एपीआई गेटवे। आज इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि गेटवे और लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है, गेटवे आखिर काम कैसे करता है, आर्किटेक्चर, पूरे हाई लेवल आर्किटेक्चर के अंदर गेटवे आखिर कहाँ फिट होता है, और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों नहीं है। अपन एक रियल रिक्वेस्ट को लेंगे और ये देखेंगे कि क्लाइंट से लेके एपीआई गेटवे के थ्रू वो रिक्वेस्ट माइक्रो सर्विस तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीआई गेटवे एक एंट्री पॉइंट है आपके सिस्टम का। जितने भी क्लाइंट हैं वो पहले एपीआई गेटवे को रिक्वेस्ट करते हैं, और एपीआई गेटवे आगे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको राउट करता है जो भी रेस्पेक्टिव माइक्रो सर्विस है वहाँ तक। ठीक है। ये आप ये समझ सकते हो कि किसी बिल्डिंग के अंदर जो फ्रंट डेस्क रहती है, आपको पहले वहाँ पे जाके चेक इन करना होता है, उसके बाद ही आप अंदर जा पाते हो। तो एपीआई गेटवे आपके पूरे सिस्टम का फ्रंट डेस्क है। ठीक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है। तो जो लोड बैलेंसर रहता है वो आप मान लो कि उसके पास ये इंटेलिजेंस नहीं होती कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर क्या डिमांड करी हुई है, रिक्वेस्ट के अंदर क्या है। लोड बैलेंसर को उससे फर्क नहीं पड़ता। लोड बैलेंसर जितने भी आपके पास सर्वर्स रहते हैं उसके अंदर इवनली जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। इसके लिए जो भी एल्गोरिथम यूज रहता है कि इनमें से कौन सी सर्विस के पास सबसे कम कनेक्शन है, ठीक है, या फिर राउंड रोबिन है, जो भी एल्गोरिथम है। लेकिन इसको मतलब नहीं होता कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है, ये उसको नहीं पड़ता है। लेकिन एपीआई गेटवे क्या होता है, उसके पास रिक्वेस्ट में क्या पूछा गया है ये उसको पता होता है, उसको पास कर सकता है, और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये देखता है कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कौन सी माइक्रो सर्विस के पास भेजना है। ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है यूजर्स की, यूजर्स एंड पॉइंट के साथ, तो ये उसको यूजर सर्विस को भेजेगा। सिमिलरली अगर ऑर्डर की रिक्वेस्ट है उसको ऑर्डर की जो माइक्रो सर्विस है उसमें भेजेगा। तो इस तरह से आप ये मान सकते हो कि एपीआई गेटवे के पास वो इंटेलिजेंस रहती है। ठीक है। ये रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है और कुछ उस पर ऑपरेशन कर सकता है, एग्रीगेशन भी कर सकता है। लेकिन जो लोड बैलेंसर है वो इस मामले में डम्ब होता है। लोड बैलेंसर बस हाँ, जो लोड है उसको बैलेंस करता है, जो भी आगे उसके पास सर्वर्स रहता है। राउटिंग के अलावा एपीआई गेटवे का एक और काम है ऑथेंटिकेशन। मैंने ये भी आपको बताया था कि एपीआई गेटवे आपके पूरे सिस्टम का एंट्री पॉइंट है। तो अगर आपने यहाँ पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन हैंडल कर लिया तो आपको हर एक माइक्रो सर्विस लेवल पे जाके हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए अपन JWT टोकन का यूज़ लेते हैं। तो फ्लो कैसे रहता है कि जब यूज़र लॉगिन करता है तब हम उसको एक टोकन देते हैं, और वो यूज़र के ब्राउज़र में जाके सेव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो भी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही है उसके साथ ब्राउज़र वो टोकन अटैच करके भेजता है। तो जो एपीआई गेटवे है वो क्या करता है, जब रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे के पास पहुंचती है तो उसके हेडर के अंदर वो टोकन होता है। तो एपीआई गेटवे उस टोकन को वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है बाय यूजिंग पब्लिक की। अगर वो वैलिड है टोकन तो ये वाली रिक्वेस्ट को आगे जो भी रेस्पेक्टिव बैक एंड सर्विस है उसको पास कर देगा। अगर वो टोकन वैलिड नहीं है तो इधर से उसको 401 रिटर्न कर देगा, अनअथोराइज। ठीक है। तो आपने अगर कोई अनअथोराइज रिक्वेस्ट है उनको बहुत एंट्री लेवल पे ही हैंडल कर लिया, वो पूरे माइक्रो सर्विस तक वहां तक पहुंची नहीं। अगर आपको इसके बारे में पूरा सीखना है JWT टोकन एंड ऑल, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो थर्ड यूज केस आता है एपीआई गेटवे का वो है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग में क्या होता है कि अपन जो एपीआई रिक्वेस्ट आ रही है अपने पास उनको हर यूजर के लिए एक लिमिट करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा यूजर है, कोई हैकर है, वो आपके सिस्टम को हैक करना चाहता है, तो एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देगा। उस केस में क्या होगा कि अगर आपका सर्वर वो वाली रिक्वेस्ट को ही सर्व कर रहा है, तो जो आपकी लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है, जो एक्चुअल यूजर्स है, जो यूजर जो आपकी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आपके सर्व नहीं हो पाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हम हर यूजर के लिए एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग। तो इसके लिए अपन एक काउंटर मेंटेन रखता है, उसको इंक्रीज करते जाते हैं। जब भी ये मतलब काउंटर की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो हम उसको बोल देते हैं कि 429 टू मेनी रिक्वेस्ट। ठीक है। तो ये सारा काम भी एपीआई गेटवे लेवल पे हो जाता है। हर एपीआई लेवल पे आपको करने की ज़रूरत नहीं।
एपीआई गेटवे का एक और काम है, वो है एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि एपीआई गेटवे क्लाइंट और जो माइक्रो सर्विसेज के बीच में होता है, तो एपीआई गेटवे के पास ये पावर होती है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है माइक्रो सर्विस से, ये उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको एग्रीगेट कर सकता है। ठीक है। तो एक ये अपन यहाँ पे यूज केस देखते हैं कि सपोज कोई एक यूजर है, उसको ऑर्डर डिटेल्स देखनी है, अमेजोन पे ऑर्डर डिटेल्स देखनी है। अगर वो सेम पेज को किसी लैपटॉप में ओपन करता है, तो लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है। ये मान लो लैपटॉप है तो पूरा बड़ा स्पेस होता है, अगर वही मोबाइल की बात करें तो काफ़ी कम स्पेस होता है। अब अगर लैपटॉप के अंदर ऑर्डर इन्फो देखता है, तो रिक्वेस्ट आती है एपीआई गेटवे के पास। एपीआई गेटवे क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विस से डेटा लेके आता है। ठीक है। यूजर सर्विस से, ऑर्डर सर्विस से, पेमेंट सर्विस से, और यहाँ पे उनको एग्रीगेट करता है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जेसन आया, और यहाँ पे उसने एक यहाँ पे कंबाइंड जेसन बनाया और उसको क्लाइंट को रिटर्न कर दिया। ये होता है वेब के केस में, क्योंकि आपके पास पूरा स्पेस है, आप काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे शो कर सकते हो। वही रिक्वेस्ट अगर आपकी मोबाइल से आती है यहाँ पे, तो एपीआई गेट को पता लगता है कि ये रिक्वेस्ट मोबाइल से, उसके हेडर को देख के। ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट मोबाइल से आ रही है, तो यूज़र सर्विस और यहाँ पे पेमेंट सर्विस को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ये बस ऑर्डर ऑर्डर सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेगा। जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको रिटर्न कर देगा, जो भी ऑर्डर इन्फो है। तो इस तरह से एपीआई गेटवे आपका रिक्वेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले पा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विस का जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको एग्रीगेट कर पा रहा है। ठीक है। तो अब अपने पास अगला क्वेश्चन आता है कि एपीआई गेटवे को पता कैसे लगता है कि कौन सी सर्विस कहाँ पे डिप्लॉयड है, कि ऑर्डर सर्विस का आईपी क्या है, कौन से सर्वर है जो ऑर्डर सर्विस के लिए बने हैं। तो ये सारा काम एपीआई गेटवे खुद नहीं करता है। इसके लिए एक अलग से सर्विस होती है, उसको बोलते हैं सर्विस डिस्कवरी। यहाँ से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि अभी अभी मतलब कौन सा सर्वर हेल्दी है, किसका लोड कितना है, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कौन से माइक्रो सर्विस पे हैंडल की जा रही है, कौन से सर्वर पे हैंडल की जा रही है। ये सारी चीज़ें, ये जो सर्विस डिस्कवरी उसको पता रहती है। तो जब भी गेटवे के पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो एपीआई गेटवे पहले सर्विस जो आपकी डिस्कवरी उससे पूछता है कि मुझे कौन से पर्टिकुलर आईपी पे राउट करनी है। ये जो सर्विस डिस्कवरी है उसको आईपी एड्रेस बताता है कि ये सर्वर पे जानी चाहिए, उसके हिसाब से ये आगे राउट करता है। तो अभी अपन देखते हैं कि एपीआई गेटवे एग्जैक्टली पूरे हाई लेवल आर्किटेक्चर में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये वाले डायग्राम में आप ये देखोगे कि एपीआई गेटवे, लोड बैलेंसर और जो सीडीएन है उसके बीच में है यहाँ पे। अब आप उसको, हाँ, अगर ब्रेक करना चाहो तो एपीआई गेटवे से पहले ये जो पार्ट है पूरा, ये वाला है पब्लिक इंटरनेट। यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जो पब्लिक, जो मतलब राउटर्स है, डीएनएस है, उसके थ्रू आ रही है। लेकिन इसके बाद में ये आपका प्राइवेट नेटवर्क चालू हो जाता है, जिसके अंदर लोड बैलेंसर्स है, जो एप्लीकेशन सर्वर है, डेटा बेसेस है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो एक तरह से ये आपका एंट्री पॉइंट है, और ये यहाँ पे सेट कर। हमने अभी तक देखा कि एपीआई गेटवे एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है। तो क्या ये सही में एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है? और अगर ऐसा है तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कैसे अवॉइड करता है, ये देखते हैं। ठीक है। ये चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ें जो मैं पहले आपको बताता हूँ। जब भी अपन कोई ऐसी सर्विस बनाते हैं, ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अपने सर्वर्स हैं उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। ठीक है। ताकि अगर कल को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी डेटा सेंटर में कोई इश्यू होता है, तब भी जो अपनी वेबसाइट है, जो अपनी एप्लीकेशन है, वो अच्छे से काम करती रहे। तो इसके जो अपन डिवाइड करते हैं सर्वर्स को, जो अपने डेटा को, उसके अंदर सबसे पहला लेवल आता है, वो आता है रीजन्स के हिसाब से। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर अपने डेटा सेंटर सर्वर्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक रीजन हो सकता है एशिया, है ना, एक हो सकता है यूरोप। तो आप ये मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के हिसाब से अपन रीजन्स रखते हैं। ये वाले डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक एपेक रीजन है, एक मतलब एशिया एशिया पैसिफिक रीजन, और ईएमई है, ये है यूरोप का रीजन। ठीक है। फिर एक रीजन के अंदर भी अपन आगे उसको डिवाइड करने के लिए फर्दर एक और चीज़ रखते हैं, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। सो सपोज एशिया के अंदर आपको दो अलग अलग जगह आपको अपने डेटा सेंटर रखने हैं, तो उसके लिए अपन ने उनको अवेलेबिलिटी जोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी जोन इंडिया में, इस एग्जांपल में एक है सिंगापुर में। ठीक है। अपन क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम को सारे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर सर्विस में कोई भी कोड पुश किया है, तो जितने भी ऑर्डर सर्विस यहाँ पे आपको डिप्लॉयड दिख रही है पूरे वर्ल्ड में, आपको सब जगह वो जो कोड है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है।
ये अपन मतलब ग्रेजुअली करते हैं, रीजन बाय रीजन करते हैं अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इवेंचुअली वो कोड आपका सब जगह अवेलेबल होगा। ठीक है। अब ये समझने के बाद अपन देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अपन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अवॉइड कैसे करते हैं। ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं माइक्रो सर्विस लेयर पे। और सपोज अपन इंडिया अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, तो ये वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हर एक सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंस अपने पास, यहाँ ऑर्डर सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंस है। तो अगर कोई एक एक यहाँ पे इंस्टेंस है, कोई एक सर्वर बंद हो जाता है, तो स्टिल आपके पास रूम है, आप किसी किसी और सर्वर को ट्रांसफर कर सकते हो रिक्वेस्ट। ठीक है। सेम यहाँ पे लोड बैलेंसर के साथ है। आप देख रहे हो यहाँ पे दो लोड बैलेंसर है इसी एक अवेलेबिलिटी जोन में। और कल को ये LB1 काम करना बंद कर देता है, तो LB2 भी क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट के अंदर लोड बैलेंस करना शुरू कर देगा। ये काम होता कैसे है? ये होता है वर्चुअल आईपी के थ्रू, या बोल सकते हो फ्लोटिंग आईपी। तो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट लोड बैलेंसर्स है, तो हम एक फ्लोटिंग आईपी रखते हैं। तो उस फ्लोटिंग आईपी को इन दोनों मशीन में से किसी एक को असाइन करके रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर LB1 पहले मास्टर था, तो फ्लोटिंग आईपी LB1 को असाइन होगा, तो LB1 काम करेगा एज ए मास्टर। और एक सर्विस रहती है जो इनकी हेल्थ का मॉनिटर करती है। तो जैसे ही पता लगता है कि LB1 डाउन है, तो वो जो फ्लोटिंग आईपी है वो LB2 को असाइन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पता है कि जो लोड बैलेंसर है वो भी आपके सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। अब मान लो ये वाले अवेलेबिलिटी जोन में कुछ होता है कि इंडिया वाला, अब ये जो अवेलेबिलिटी जोन है ये बंद हो गया, जो भी अब पावर सप्लाई बंद होगी जो भी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी ट्रैफिक रहेगा इस पूरे एपिक रीजन का, वो हम सिंगापुर रीजन में डाइवर्ट कर देंगे। तो स्टिल जो अपनी एप्लीकेशन है, जो अपने यूजर्स है, वो अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ तक सही था। फिर आता है एपीआई गेटवे। अब एपीआई गेटवे एक रीजन के हिसाब से होता है। जैसे एपिक रीजन है तो उसके अंदर एपीआई गेटवे रहेगा। एपीआई गेटवे जनरली अपन किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, AWS है, अकामाई है, कहीं से। तो उधर क्या रहता है, एक एक मशीन नहीं रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि एपीआई गेटवे है तो एक ही मशीन है, मल्टीपल मशीन रखते हैं। सेम कंसेप्ट जो मैंने लोड बैलेंसर में बताया कि अगर ये एपीआई गेटवे को एक आईपी एड्रेस दिया हुआ रहता है, अगर इसमें कुछ होता है तो एक दूसरा एपीआई गेटवे, दूसरा इंस्टेंस है, वो असाइन कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन एक बार में एक ही काम करता है, एक पूरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से जो एपीआई गेटवे है ना, वो भी आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ भी नहीं है। लेकिन मान लो आप कि पूरे एशिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जो भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी आ गई, अभी पावर सप्लाई बंद हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन जो भी है, ये सारे डेटा सेंटर बंद हो गए एशिया वाले। तो क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक आएगा, आप जहाँ से भी वो अपन यूरोप रीजन को असाइन कर देंगे। तो स्टिल जो एप्लीकेशन है जो आपकी, वो अभी भी रनिंग है, आप अभी भी सर्व कर पा रहे हो सबको। ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेयर्स में अपन इन रेप्लिकेशन करते हैं चीज़ों का, ताकि चीज़ें फंक्शनल रहें। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये एपीआई गेटवे के अंदर ये कैसे पता लगता है यहाँ पे कि हाँ, जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट से आई है, वो ये वाले रीजन को भेजनी है या फिर ये वाले रीजन को भेजनी है। और एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, तो वो पूरा माइक्रो सर्विस यहाँ तक पहुँचती कैसे है, वो भी अपन देखते हैं। एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये क्लाइंट है, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का नाम है API डॉट और माई वेबसाइट .com फॉर एग्जाम्पल स्लैश ऑर्डर्स स्लैश यहाँ पे ऑर्डर ID 123। तो बेसिकली यहाँ पे इसको ऑर्डर इन्फो चाहिए जिसकी ID 123 है। अब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले एक DNS के पास जाती है। DNS क्या करेगा, इसको IP देगा। अब DNS देखता है ये होस्ट नेम है, और इसके लिए इसको IP देगा। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो रहता है GeoDNS का, और एक होता है एनीकास्ट राउटिंग। अब ये क्या रहता है मैं बताता हूँ। GeoDNS का मतलब है कि जब DNS के पास में रिक्वेस्ट आती है, तो DNS देखता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट आई है कि मुझे इसका IP चाहिए, DNS देखता है कहाँ से आई है, और उसके हिसाब से ये क्या करता है, इनको IP देता है। तो इस DNS के पास में कॉन्फ़िगरेशंस रहता है कि अगर रिक्वेस्ट एशिया से आई तो ये IP रिटर्न करो। ठीक है। तो इसके जो मतलब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से बताते हैं। अगर यूरोप से आए तो ये IP2 रिटर्न करो। अब ये जो IPs रहते हैं ना, ये यहाँ पे इनके रहते हैं। ठीक है।
तो जो एपीआई गेटवे या फिर जो यहाँ पे अगर फर्दर कोई एंट्री लोड बैलेंसर है उसका आईपी रहेगा। तो इस हिसाब से जियो डीएनएस से वो डिसाइड कर पा रहा है कि रिक्वेस्ट कौन सी एपीआई गेटवे के पास जाएगी, एशिया वाले के पास जाएगी या यूरोप वाले के पास जाएगी, ठीक है, बाय जियो डीएनएस। अब इसके अलावा एक और रहता है, एक ऑप्शन जियो डीएनएस है, दूसरा है एनीकास्ट राउटिंग। उसमें क्या करते हैं अपन कि जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एपीआई गेटवे को एंट्री पॉइंट मानते हैं, इनको एक सेम आईपी असाइन कर देते हैं दोनों को। फिर क्या रहता है कि जब ये जो क्लाइंट है यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, तो अगर इन दोनों का आईपी सेम है तो ये अपने आप ही जो राउटर्स रहते हैं, ठीक है, जब ये पूरे यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क में रिक्वेस्ट यहाँ पे ट्रेवल करेगी, तो जो राउटर्स रहते हैं वो जो भी उनके सबसे पास में आएगा ना आईपी एड्रेस, जैसे ये वाला सर्वर पास में है एशिया वाला, तो फिर ये अपने आप उसको राउट कर देगा। तो ये चीज़ है जो एनीकास्ट राउटिंग है, ये ऑलरेडी जो अपनी नेटवर्क लेयर है उसके अंदर चीज़ हाँ होती है, ऑलरेडी हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि इनको सेम आईपी दे देते हैं बस, और उसके बाद जो राउटर्स वगैरह है वो अपने आप जो भी नियर बाय रहता है सर्वर उसके पास रिक्वेस्ट पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से डीएनएस के थ्रू यहाँ तक पहुंचता है। अब ये कुछ क्वेश्चन आता है, अपन एपीआई गेटवे को तो बोल दिया, तो इन क्या डीएनएस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है? डीएनएस भी नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनएस जब आप पढ़ोगे, मेरी एक अलग से वीडियो है उसके अंदर डीएनएस के बारे में पूरा बताया मैंने, बट एक बार मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। डीएनएस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक तरह से नेस्टेड लेवल पे अपन जो होस्ट है उसके लिए आईपी ढूंढते हैं। सबसे पहले जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो देखता है कि उसके पास इस पर्टिकुलर होस्ट नेम की एंट्री है कि नहीं। तो अगर मान लो जो आईएसपी है उसके पास नहीं है, तो उसके बाद अपन जाते हैं जो रूट लेवल का सर्वर होता है, रूट के बाद टीएलडी सर्वर होते हैं, उसके बाद में अथॉरिटेटिव सर्वर होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे काम होता है। तो डीएनएस के अंदर ऑलरेडी अपने पास कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पहले से भी नहीं है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हो कि पूरे सिस्टम में, पूरे एंटायर सिस्टम में अपने पास कहीं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। एपीआई गेटवे के बारे में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वेल्यूबल लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। इससे होगा कुछ नहीं, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप की और वीडियोस बनाने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।